हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई शी सैड मूवी को, जो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। यह मूवी शी सैड बुक से अडॉप्ट की गई है, जो 2 जर्नलिस्ट की कड़ी मेहनत से पब्लिश की गई है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम लॉरा होता है, और वो किसी हॉलीवुड मूवी के रेवोल्यूशनरी वॉर का शूट देख रही होती है, और वो भी उसी में की एक प्रोडक्शन असिस्टेंट होती है। और अगले ही पल हम उसी लड़की को सड़कों पर तेजी से भागते हुए देखते हैं, जैसे उसे किसी ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया हो। और ये 90s का सीन होता है। सेम शिफ्ट होते हैं और हम 2016 न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट मेगन ट्वेर को देखते हैं, जो एक यंग लेडी रेचल से बात कर रही होती है कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपने एक्सपीरियंसेस को पब्लिक करे, ताकि दुनिया उनके बारे में जाने। लेकिन वो लेडी इसके लिए हिचकिचा रही थी, और वो मेगन से पूछती है कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स उसके लीगल कॉस्ट को कवर करेंगे। तब मेगन कहती है कि नहीं, और तब वो कहती है कि वो रिकॉर्ड पर जाने के लिए तैयार हो जाती अगर उसके साथ में कोई और लेडी शामिल हो जाती तो। और मेगन रेचल के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीते एक्सपीरियंसेस को पब्लिश कर देती है। दरअसल रेचल के साथ साथ बहुत सारी लेडीज का डोनाल्ड ट्रंप पे इल्जाम होता है कि उन्होंने उन औरतों के साथ इनएप्रोप्रिएटली बिहेव किया है और टच किया है, और मेगन चाहती थी कि ऐसा इंसान फिर से प्रेसिडेंट ना बने। नेक्स्ट सीन में हम जूडी कैंटर को देखते हैं, जो जर्नलिस्ट के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी होती है, और वो भी मेगन के साथ में ही काम कर रही होती है। मेगन प्रेग्नेंट होती है और इसी दौरान वो बीमार भी हो जाती है, और उस पर काम का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। मेगन ने जो रेचल का आर्टिकल पब्लिश किया था, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मेगन को कॉल करते हैं, और उसी वक्त मेगन का हस्बैंड भी वहां पर मौजूद होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेगन से कहते हैं कि वो उन औरतों को नहीं जानते और उनके सारे इल्जाम झूठे हैं, और यही कहकर वो फोन रख देते हैं। और अगले ही दिन हर जगह डोनाल्ड ट्रंप के ही न्यूज वायरल हो जाते हैं, और उसी पल से रेचल के घर के सामने मीडिया इकट्ठा हो जाती है, और रेचल घर में कैद होकर रह जाती है। और रेचल को तभी एक पार्सल मिलता है जिसमें पता नहीं क्या होता है कि रेचल बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो फोन पर मेगन को बहुत ही ज्यादा डांटती है, वो सब कुछ पब्लिश करने के लिए। और फिर मेगन के बारे में न्यूज पर बातें चलने लगती हैं कि मेगन एक फेमिनिस्ट है, और जब वो बाहर गई होती है तब उसे एक धमकी भरा कॉल आता है एक आदमी का कि वो उसका रेप करके, उसका मर्डर करके उसे नदी में फेंक देगा। लेकिन मेगन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तभी हमें वापस से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी जीतने की न्यूज सुनने को मिलती है। सीन शिफ्ट होती है 5 महीने बाद, जहां पर बिल ओरेली के बारे में ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि फॉक्स न्यूज ने बिल ओरेली को डिसमिस कर दिया है। और इस न्यूज के बाद में रेबेका न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटर जूडी कैंटर को एक टॉपिक पर काम करने के लिए बोलती है कि वो उन सारे जगह और वर्क प्लेसेस के बारे में रिपोर्ट तैयार करे जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ज्यादा चांसेस है, और जहां पर आदमी अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं। जूडी तब एक फेमिनिस्ट ग्रुप के हेड से बात करती है, और वो उसे बताती है कि हॉलीवुड में इसकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। और वो जूडी से एक एक्ट्रेस का नाम बताती है जिसका नाम रोज मैकगॉवन होता है, और उस एक्ट्रेस ने ट्वीट किया होता है कि एक प्रोड्यूसर ने उसका रेप किया था, लेकिन उसका नाम वो मेंशन नहीं करती। लेकिन वो फेमिनिस्ट है, जूडी से उसका नाम हार्वे वेंस्टीन बताती है, और जूडी ये सारी बातें रेबेका से शेयर करती है, और वो उनसे ये भी बताती है कि हार्वे एक इटालियन मॉडल के इसी केस में एक्यूज था, जिसने ये क्लेम किया था कि हार्वे ने उसे एक बिजनेस मीटिंग के दौरान सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। एनवाईपीडी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उस पर कोई चार्जेस नहीं लगे, और रेबेका तब जूडी से कहती है कि वो हार्वे के कांटेक्ट में आई सारी एक्ट्रेसेस और एक्स एम्प्लॉयज से बात करने की कोशिश करे। जूडी अपना काम शुरू कर देती है और उन एक्ट्रेसेस और एम्प्लॉयज को ट्रैक करने की कोशिश करती है। जूडी रोज मैकगॉवन को कॉल करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर बाद में रोज मैकगॉवन जूडी को कॉल करती है, और वो कहती है कि पहले भी उसने इस चीज के बारे में आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया के साथ में उसके एक्सपीरियंसेस हमेशा बुरे ही रहे। और तब जूडी उससे बताती है कि उसने अमेज़न, स्टारबक्स, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बारे में आर्टिकल्स लिखे, जिससे बहुत सारे चेंजेस आए थे। घर जाने के बाद जूडी एशली जूड का एक क्लिप देखती है जिसमें वो एक रैली में होती है, और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट टॉपिक पर एक स्पीच दे रही होती है। एशली ने अपने आर्टिकल में अपने हैरेसमेंट के बारे में बताया था जो उसके साथ 90s में हुआ था। और फिर हम मेगन को देखते हैं जो डिप्रेशन से जूझ रही होती है, और इस बार जूडी नहीं बल्कि रोज मैकगॉवन जूडी को कॉल करती है, और वो जूडी से बताती है कि हॉलीवुड अब्यूज़ से भरा पड़ा है, और वो अपने बुरे एक्सपीरियंसेस भी जूडी से शेयर करती है कि किस तरह से हार्वे ने उसे इस मीटिंग में बुलाया प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए, और वो हॉट सोना वगैरह के बारे में बातें कर रहा होता है। रोज को समझ में नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई दे, और बातों ही बातों में वो रोज को धक्का दे देता है और उसके साथ में जबरदस्ती करता है, और उसके बाद में रोज सिर्फ जिंदा ही बच पाई थी। और वहां से भागने के बाद हार्वे ने उसे मैसेज किया था कि वो उसकी एक स्पेशल फ्रेंड है, और उसके बाद में रोज ने पुलिस कंप्लेंट भी किया, और तब पुलिस ने या किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। और रोज तब जूडी को वार्न करती है कि जूडी के पीछे अब जरूर जासूस लग चुके होंगे, और वो उसे अलर्ट रहने के लिए बोलती है। जूडी मेगन को कॉल करती है मेगन का डिप्रेशन दूर करने के लिए, और वो मेगन से बताती है कि किस तरह से औरतें डरती है अपनी आपत्ति बताने के लिए। और फिर एशली जूड जूडी से जूम पर फेस टू फेस बात करती है, और वो उसे बताती है कि हार्वे ने उसके साथ भी वही सब कुछ किया होता है,
और वो उसे फोर्स करता है उसे बॉडी मसाज देने के लिए, और एशली उसे सिर्फ मना ही करती रह जाती है। मौका मिलते ही वो अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग निकलती है और अपने फादर, एजेंट्स और उसके शूट में मौजूद लोगों से उसके बारे में बताती है। लेकिन हार्वी को इसकी कभी सजा नहीं हुई, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने वाले बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी। और फिर एशली को उसी दिन से इसकी सजा मिलने लगी और उसे किसी भी फिल्म से बाहर निकाल दिया जाता था, और हार्वी ने उसका करियर बर्बाद कर दिया था। और एशली समझ गई थी कि हार्वी ये सब दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा था। एशली को इससे कोई उम्मीद नहीं थी कि दुनिया बदल जाएगी, और वो कहने लगी कि सब उसी को कैरेक्टरलेस कहने लगे। दूसरे दिन जूडी को लीजा ब्लूम का ईमेल आता है, जो फेमिनिस्ट टाइगन एल्ड्रेड की बेटी होती है, और वो कहते हैं कि उसे जूडी की हेल्प चाहिए। और तभी जूडी के एक कॉलेज जूडी के पास में आती है लीजा ब्लूम के एक इन्फॉर्मेशन के साथ में कि वेंस्टीन और J2 लीजा ब्लूम की बुक पर एक सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जूडी की कॉलेज जूडी को ये समझाती है कि शायद इसलिए लीजा ने उसे कांटेक्ट किया होगा, और शायद हार्वी वेंस्टीन की तरफ से जूडी को एक वार्निंग था कि वो जानता है कि जूडी उसके अतीत के गुनाहों के बारे में तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है, और उसने लीजा के जरिए ही उसे वार्न करने की कोशिश की होगी। जूडी ये तुरंत समझ जाती है। और फिर हम मेगन को देखते हैं, जो अपने मैटरनल लीव से वापस अपने काम पर लौट आई थी। और अब मेगन और जूडी मिलकर इसके बारे में डिस्कस करती हैं, क्योंकि फेमस एक्ट्रेसेस के पीछे अगर वो गई तो उनके जान और उन एक्ट्रेसेस के करियर को खतरा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे विक्टिम्स को ढूंढेंगे जिनके पास कोई फेमस प्लेटफॉर्म ना हो, और वो हार्वी की विक्टिम्स भी रह चुकी हो। और मेगन इसके लिए पुलिस कंप्लेंट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स को सर्च करने लगती है, जो मिरामैक्स वेंस्टाइन प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई हो। और मेगन तुरंत ही एक ओल्ड असिस्टेंट को ट्रैक कर लेती है, जो हार्वे की मिरामैक्स कंपनी से सडनली गायब हो गई थी। और जब मेगन उससे मिलती है तो उसकी सांसें तेज हो जाती है कि जैसे वो किसी दबाव में डरी हुई हो। और वो मेगन से सिर्फ इतना बताती है कि जो भी उसके अतीत में बीता है उसका सेटलमेंट हो चुका है, और वो उससे कुछ भी नहीं बताती। मेगन तब इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन को कॉल करती है और सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उनकी कोई मदद नहीं करते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जूडी गार्नेट, जो कि एक एक्ट्रेस होता है, उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं होती। लेकिन वो जूडी से रिपोर्ट करती है हार्वी को उसी सेम पैटर्न के बारे में, होटल में बुलाना और फिर धमकी देना कि वो उसका करियर बर्बाद कर देगा और वही सब। और फिर मेगन और जूडी को ये पता चलता है कि ज्यादातर एनडीएस की कड़ी जांच नहीं होती, और ना ही वो कभी कोर्ट तक पहुंचते हैं। अधिकतर केसेस में अटॉर्नी विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करती है और उन्हें सेटलमेंट के 40% ही दिए जाते हैं। ज्यादातर सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को इसी तरह से सेटल कर दिया जाता है, और उन औरतों से उनकी डायरीज, ईमेल्स और सारी रिकॉर्डिंग्स, इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, और एक हिसाब से उन औरतों का मुंह बंद रखने के लिए एक कैश सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में रेबेका अपने रिपोर्टर से कहती है कि उन्हें एविडेंस चाहिए, उन लेडीज के स्टोरी से कुछ भी नहीं हो सकता। और डीन, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स का हेड एडिटर होता है, वो अपने रिपोर्टर से कहता है कि वो हार्वे का रिस्पॉन्स चाहता है, इसलिए वो हमेशा हार्वे से बात करते समय अपना रिकॉर्डर ऑन रखे। नेक्स्ट सीन में हमें उसे टेरिफिक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हार्वे और किसी इटालियन मॉडल अम्ब्रा का कॉन्वर्सेशन सुनाई देता है, जो हमें हार्वे के गंदे बिहेवियर को समझाता है। और मेगन जब डीए के ऑफिस में कॉल करती है और हार्वे की क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता करने की कोशिश करती है, तब वो लेडी उसे बताती है कि हार्वे पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जूडी और मेगन जब रेबेका के साथ में लंच पर जाती हैं, तब उन्हें किसी सोर्स से पता चलता है कि रॉनी फेनो नाम का एक आदमी वेंस्टाइन की स्टोरी पे पहले से ही काम कर रहा है। तभी एक आदमी उसे बदतमीजी करने लगता है, तब मेगन उस पर बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है और उसे भगा देती है। नेक्स्ट सीन में जूडी एक मिरामैक्स असिस्टेंट से रेस्टोरेंट में मिलती है, और वो जूडी को 2 असिस्टेंट का नाम देती है जो हार्वे की विक्टिम रह चुकी थी, और तीसरे का नाम रोवेना चंग से होता है, जिससे वो बात करने के लिए बोलती है। पहले असिस्टेंट का नाम जेल्डा पर्किंस और दूसरे का नाम लॉरा मैडन होता है, लेकिन वो सब लंदन में रहती थी। और जूडी के इसके बारे में रेबेका से बताते ही रेबेका जूडी को लंदन भेजने के लिए तैयार हो जाती है। और जब जूडी वहां पर पहुंचती है, तब रोवेना उसे नहीं मिलती, लेकिन उसका हस्बैंड वहां पर मिलता है, जो यार्ड में कुछ काम कर रहा होता है। और जब जूडी उसे रोवेना के बारे में पूछने लगती है, तब उसका हस्बैंड जूडी को ब्लैंकली देखता है, क्योंकि रोवेना ने उसे अपने पास्ट के बारे में उससे कुछ भी नहीं बताया होता। और जूडी इससे पहले कि रोवेना का हस्बैंड उसके बारे में कुछ भी पूछे, जूडी उस जगह से निकल जाना ही बेहतर समझती है। तब जूडी मेगन से बताती है कि यूके के लॉयर ने उन्हें वार्न किया था कि वो सब एनडीएस के बारे में दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि कोई भी नहीं करता। मेगन इसे बिल्कुल चिढ़ जाती है। नेक्स्ट में जूडी लॉरा मैडन को कॉल करती है, और लॉरा बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और वो फोन रख देती है। और फिर हम लॉरा को देखते हैं, जिसकी पूरी फैमिली इमोशनल होती है, क्योंकि लॉरा को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था और उसे सर्जरी की सख्त जरूरत थी, वरना उसकी जान को खतरा था। लॉरा की 3 बेटियां होती है और वो सब रो रही होती हैं। और फिर जूडी जेल्डा पर्किंस से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। जेल्डा अपने सारी एक्सपीरियंसेस पूरी तरह से जूडी से शेयर नहीं करती एनडीए की वजह से, लेकिन वो रोवेना के बारे में जूडी से बताती है
कि एक सुबह रोवेना उसके पास में आई रोते हुए। जेल्डा ये समझ गए थे कि हार्वे ने उसके साथ में भी जबरदस्ती की होगी और जेल्डा आवेश में हार्वे को मीटिंग के बीच से उठा ले आती है और हार्वे चला भी आता है। और जब जेल्डा उससे पूछती है कि क्या उसने रोवेना के साथ में जबरदस्ती की है, तब वो अपने बीवी और बच्चों की कसम खाने लगता है कि उसने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया है और उसने जेल्डा से पहले भी ये बात बताई थी कि उसे चाइनीज लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और असलियत में जेल्डा को पता चल गया था कि हार्वे झूठ बोल रहा है। उसके बाद रोवेना और जेल्डा रिजाइन करके वापस लंदन आ गई और उन्होंने एक लॉयर से बात की, लेकिन वो लोग सिर्फ 20 साल की थी और उन्हें नहीं पता था कि लॉयर कहाँ मिलेंगे। लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे और तब सेटलमेंट ही एकमात्र तरीका था उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तब उनसे वादा कराया गया कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगी और तब जेल्डा ने भी कुछ शर्तें रखी और हार्वे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जेल्डा ने कोर्ट को नहीं सौंपे। उसके बाद जेल्डा को कहीं भी जॉब नहीं मिले और उसने घोड़ों के साथ में काम किया। जेल्डा फिर अपने पास में मौजूद हार्वे के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स जूडी को सौंप देती है कि वो इसका इस्तेमाल अपने आर्टिकल में करे। और फिर हमें लॉरा को दिखाया जाता है जिसे उसके कॉलेज का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि क्या कोई रिपोर्टर उसे मिलने आई थी। और लॉरा ये समझ जाती है कि वो उसकी जासूसी कर रही है और लॉरा कहती है कि उसका जिससे मन करेगा वो उससे बात करेगी और वो फोन रख देती है। और फिर लॉरा जूडी के साथ में एक मीटिंग अरेंज करती है और जूडी वहां पर पहुंचने के लिए ट्रेन का सहारा लेती है। और लॉरा वही खूबसूरत लड़की होती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है और तब वो सिर्फ 21 साल की थी। वो कहते हैं कि हार्वे ने उसे एक परमानेंट जॉब देने का वादा किया था और जब वो उसे होटल रूम में लेकर गया तब उसने उसे मसाज देने के लिए बोला और कहा कि ये सब लड़कियां करती हैं, ये तो उनका जॉब है। और उसे मसाज करवाने के बाद में उसने उसके साथ में जबरदस्ती की और तब लॉरा ये सारी चीजें समझ ही नहीं पाती और तब वो रोने लगती है जिससे हार्वे को गुस्सा आ गया और तब लॉरा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है और वो इसके बाद में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी और उसी दिन से लॉरा की बोलती बंद हो चुकी थी। और वो जूडी से ये भी कहती है कि बाकी सारी लड़कियां तो स्ट्रांग थी कि वो हार्वे को एक बार तो मना कर पाए, लेकिन लॉरा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे एक बार भी मना कर पाए। और दूसरे दिन हार्वे डीन को कॉल करता है लेकिन डीन उसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं देता और वो कहता है कि वो उसकी रिपोर्टर से बात करे। सारे रिपोर्टर्स, लॉयर्स, एडिटर्स इकट्ठा हो जाते हैं और स्टोरी के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि एनडीए की वजह से कोई भी औरत रिकॉर्ड पर नहीं जा सकती थी और उनके पास सिर्फ जेल्डा के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स ही पावरफुल सोर्स थे। मेगन और जूडी फिर हार्वे के लॉयर लेनी डेविस से मिलती हैं और मेगन उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि हार्वे के द्वारा कितने सेटलमेंट्स करवाए गए हैं, लेकिन लेनी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। रात में जूडी को एक लेडी का फोन आता है जो उससे बताती है कि वो मिरामैक्स में काम किया करती थी और वो कहती है कि उसे इरविन रेटर से बात करनी चाहिए। और नेक्स्ट हम जूडी को इरविन रेटर से बात करते हुए देखते हैं किसी रेस्टोरेंट में और जूडी उनसे कहती है कि क्या वो कंपनी के पैसे द्वारा सेटलमेंट्स के बारे में कंफर्मेशन दे सकता है। तब रेटर उसे कुछ खास जवाब नहीं देता और वहां से निकलने से पहले वो जूडी से कहता है कि वो 90s के सेटलमेंट्स के बारे में क्यों इंटरेस्टेड है जबकि रिसेंटली बहुत सारे सेटलमेंट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट मेगन सुनती है कि इटालियन मॉडल एमरा बेटेलाना गुटी का 7 फिगर सेटलमेंट हुआ है और अब हार्वे उसके सारे रिकॉर्डिंग्स का ओनर है। तब मेगन फिर से लॉयर लेनी डेविस से पूछती है हार्वे के सेटलमेंट फिगर्स के बारे में। लेनी उसे 8 to 12 सेटलमेंट फिगर के बारे में बताता है और पता नहीं कितनी लड़कियां बिना सेटलमेंट के बैठी थी, बिल्कुल लॉरा की तरह। नेक्स्ट सीन में हम जूडी को देखते हैं जिसे रोवेना ने कॉल किया होता है मिलने के लिए। रोवेना जूडी से बताती है कि वो एक चाइनीज फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर लेडीज को घरेलू काम और फैमिली को संभालने के लिए सिखाया जाता है और वो हार्वे के साथ बीती उस रात के बारे में बताती है जब उसने रोवेना को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसका शोषण किया था। रोवेना पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली थी और उसके बाद में वो हांगकांग वापस चली आई और जूडी फिर से राइटर से मिलने के लिए आती है और वो बिना उस एक्ट्रेस का नाम बताए उस एक्ट्रेस से असॉल्ट के डिटेल डॉक्यूमेंट्स राइटर को दिखाती है जो हार्वे ने किया था। और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद राइटर कहता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ था और फिर राइटर अपने फोन का एक मेमो रख देता है और रेस्टरूम में चला जाता है ताकि जूडी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ले। उस मेमो के ढेर सारी फोटोज खींचते हैं और वो एक इंटरनल मेमो था जिसमें 2015 के मिरामैक्स के डिटेलिंग एब्यूज एलिगेशंस के बारे में था जो हार्वे के खिलाफ उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज ने दर्ज किया होता है और ये लॉरेन ओकॉनर के बोर्ड को लिखा गया था। और इस इन्फॉर्मेशन के बाद में वो सब स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। जूडी को अफसोस होता है कि वो सिर्फ एक औरत को कन्विंस नहीं कर पाए रिकॉर्ड पर आने के लिए। उनका पूरा ग्रुप हार्वे के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था। तब हार्वे और उसका लॉयर जानना चाहता था कि क्या उन्होंने गैनेस से इसके बारे में पूछताछ की है। तब वो सब कहते हैं कि नहीं और वो सब हार्वे को रिस्पॉन्ड करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम देते हैं। एशली जूडी को कॉल करके उसका नाम आर्टिकल में दर्ज कराने के लिए बोलती है जिससे जूडी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर हम हार्वे को टाइम्स ऑफिस में आता देखते हैं और वो उन एक्ट्रेसेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए बोलता है और वो कहता है कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से सरप्राइज्ड है
और अगले सीन में हम लॉरा मैडन को देखते हैं जो सर्जरी के लिए जा रही होती है और जाने से पहले वो अपना नाम आर्टिकल में लाने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि उसका नाम एनडीए में नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में उसकी बेटियां भी उसी की तरह एक विक्टिम बने। और फिर हम लॉरा मैडन, ज़ेल्डा पर्किंस और रोवेना के यंगर इमेज को देखते हैं एंड फाइनली एडिटर्स की स्टोरी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। उन सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और स्टोरी पब्लिकली रिलीज कर दी जाती है और इसकी वजह से बहुत सारे औरतों को हिम्मत मिली और वो सामने आई अपनी अपनी दास्तान लेके। हार्वे वेनस्टाइन पर 82 औरतों के सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा और इसके बाद हार्वे को 23 साल के लिए लाइफ सेंटेंस हुई और इसी वजह से मी टू कैंपेन पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे बहुत सारी औरतों को इंसाफ मिला और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।